गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर गुड, हेल्दी होंगे, अपने घर पे सुरक्षित होंगे। ठीक है, जिस तरीके से आप लोग अपने घर पे हेल्दी और सुरक्षित हो, उसी तरीके से आप अपनी स्टडी को भी हेल्दी तरीके से कंटिन्यू रखिए। और कंटिन्यू रखने के लिए आज हम टॉपिक लेके आए हैं इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का पार्ट 2। और पार्ट 2 में हम क्या पढ़ रहे हैं? पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे सबसे पहले क्या? पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे, अभी तक हमने पिछले टॉपिक में हमने कंप्लीट किया था सेक्शन 32 जो था टाइम डिक्लेरेशन, वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। अब आज हम पार्ट लेके आए हैं पार्ट 2 का सेक्शन 40 से 44। सेक्शन 40 से 44 एक्चुअली कहता क्या है? सेक्शन 40 से 44 बोलता है, बात करता है जब किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट के जो जजमेंट होंगे वो कब रिलेवेंट होंगे। ठीक है, कॉम्पिटेंट कोर्ट के जजमेंट कब रिलेवेंट होंगे, तो कॉम्पिटेंट कोर्ट के जजमेंट कब रिलेवेंट होंगे इसके बारे में हम कहां से कहां तक पढ़ेंगे? सेक्शन 40 से सेक्शन 44 तक। और सेक्शन 40 में हम फर्स्ट पहले बात करते हैं सेक्शन 40 की, और सेक्शन 40 हमारा एक्चुअली कहता क्या है? ठीक है, तो सेक्शन 40 हमारा कहता है जब किसी बात में किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट ने पहले ही कोई जजमेंट दे दिया है, ठीक है, उस जजमेंट के ऊपर दोबारा से किसी कोर्ट में केस नहीं लाया जा सकता। या कह सकते हैं सेक्शन 40, जिसमें हम सामने पढ़ेंगे विद द कोऑर्डिनेट ऑफ सेक्शन ऑफ 300 ऑफ सीआरपीसी, 11 ऑफ सीपीसी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, देखिए जब किसी व्यक्ति को किसी सक्षम न्यायालय ने किसी भी अपराध के लिए या किसी भी ऑफेंस के लिए पहले ही किसी बात को जजमेंट दे चुका है, वो व्यक्ति सजा पा चुका है या दोष मुक्त हो चुका है, सजा उसकी कंटिन्यू है, तो उसी बात बिंदुओं पे दोबारा से कोई भी जजमेंट नहीं लिया जाएगा, कोई भी केस के लिए ट्रायल नहीं किया जाएगा। बस इतनी सी बात हमारा सेक्शन 40 कहता है। अब बात करते हैं सेक्शन 41। सेक्शन 41 एक्चुअली क्या कहता है? सेक्शन 41 समझने के लिए एक्चुअली बहुत सारे लोगों ने ये भ्रम पैदा कर रखा है कि सेक्शन 41 बहुत टाइप का है और उसमें समझ में नहीं आता है, चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पाते। तो बहुत ही ईजी तरीके से हम टिप्स पे इस चीज़ को थोड़ा सा लर्न कर लेंगे। टिप्स पे लर्नने के लिए हमें क्या करना है? सेक्शन 41 को 2 पॉइंट में हम इसे डिवाइड करेंगे। ठीक है, 2 पॉइंट हमारा कौन से 2 पॉइंट होंगे? पहली बात तो ये कहता क्या है? ठीक है, तो कौन से चीज़ें डिसाइडेड होंगी जो उसमें मानी जाएंगी। ठीक है, तो कौन सी चीजें डिसाइडेड होंगी? कौन सी चीजें डिसाइडेड होंगी? इसमें सीधी सी बात ये करनी है कि प्रोबेट इत्यादि विषय अधिकारिता के इन्हीं निर्णयों की सुसंगति, मतलब कितनी सुसंगति होगी। तो सेक्शन पहले आप अपने बैलेट में देखिए सेक्शन 41 कहता क्या है? सेक्शन 41 बहुत ही इजी तरीके से बताता है रिलेवेंसी ऑफ सर्टेन जजमेंट इन प्रोबेट एक्सेट्रा ज्यूरिडिक्शन। क्या ज्यूरिडिक्शन होगा इसका? तो क्या कह रहा है ये? प्रोबेट इत्यादि विषय अधिकारिता के किन्हीं निर्णयों की सुसंगति। एक चीज और मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो पूरा टॉपिक है सेक्शन 40 से लेकर 44 तक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो टॉपिक है प्रीलिम्स के एग्जाम में इसमें से इलस्ट्रेशन और मेंस में ये पूरा टॉपिक कवर किया जाता है। एक आपके पास 50 वर्ड्स में 100 वर्ड्स में पूरा टॉपिक लिखने को आता है कि रिलेवेंट जो कॉम्पिटेंट कोर्ट की जो रिलेवेंट कब होंगे, इसे पूरा बताइए, पूरा टॉपिक पूछा जाता है। इसमें विस्तार वर्णन कीजिए या इस पर टिप्पणी कीजिए, किसी भी तरीके से आपको पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? इसमें 3 पॉइंट आप अपने इसमें निकाल सकते हैं। पहला पॉइंट क्या कहता है? पहला पॉइंट कहता है प्रोबेट नवाधिकरण, दिवाला और विभाग। ये 4 पॉइंट इसमें आप देख लीजिए, इनसे रिलेटेड जो भी होंगे वो यहाँ पे रिलेवेंट माने जाएंगे। ठीक है, अगर किसी को प्रोबेट हो गया है या किसी के नवाधिकरण या दिवाला या विवाद से रिलेटेड जो भी कोर्ट ने जजमेंट दिया है वो यहाँ पे क्या होगा? वो रिलेवेंट माना जाएगा। दूसरा बात करता है अगर किसी व्यक्ति को विधिक हैसियत यानी कि लीगल राइट उसका कोई देता है, विधिक हैसियत देता है या देता है कब? जजमेंट देते समय, तब वो क्या माना जाएगा? तब वो रेलेवेंट माना जाएगा। ठीक है, और तीसरा पॉइंट इसमें कहता है जब किसी व्यक्ति को
विधिक हैसियत या संपत्ति प्रदान करता है या लेता है। तो ये इन तीनों से रिलेटेड जो बातें आएंगी, अगर इनमें तीनों जैसे प्रोवेट निवाला विवाह संबंधी कोई उसमें जजमेंट दे दिया तो वो यहाँ रिलेवेंट होगा। अगर किसी व्यक्ति को विधिक हैसियत देता है तो वो रिलेवेंट होगा। अगर किसी व्यक्ति को विधिक संपत्ति का विधिक राइट देता है तो वो यहाँ पे क्या होगा, रिलेवेंट हो जाएगा। ठीक है जी, किसी भी चीज का हकदार बनाता है या किसी भी चीज के हकदार से उससे उसका हक लेता है तो वो यहाँ पे क्या होगा, रिलेवेंट फैक्ट माना जाएगा। चलिए तो अब इसमें बात करते हैं जो इसका जो पॉइंट नंबर 2 है वो इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या बताया गया कि प्रोबेट जो सेक्शन 41 का पार्ट 2 है वो कहता है कि किसी व्यक्ति को विधिक हैसियत देता है या उसे लेता है। तो यहाँ पे आप 2 पॉइंट अलग से एक्सप्लेन करेंगे, बताएंगे। उसमें वेल्थ में आपको बताया गया कि जो विधिक हैसियत अगर उसको दी गई तो वो रिलेवेंट माना जाएगा और विधिक हैसियत उससे ली गई तो वो रिलेवेंट माना जाएगा। ठीक है, तो ये बात हमारा कहता है सेक्शन 41। सेक्शन 41 के लिए कोई इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं है, सारे पॉइंट हमने इसमें कवर कर लिए। ये इसका अच्छा जो पॉइंट 2 है कि किसी व्यक्ति को अगर विधिक हैसियत दी गई और उसे लिया ली गई तो वो इसके यहाँ पे क्या होगा, वो एक कंक्लूसिव प्रूफ होगा। सेक्शन 1 का जैसे हम पढ़ते हैं उस तरीके से ये हमारा 41 का 2 पॉइंट नंबर 2 आता है, वो क्या होगा, हमारा निश्चय सबूत हो जाता है। ठीक है, तो समझ में आया आपको 41। अब बात करते हैं सेक्शन 42 की। सेक्शन 42 क्या कहता है हमारा, सेक्शन 42 में बड़े क्लियर है जो कि डिग्री ऑर्डर या जो भी उसके रिलेवेंट फैक्टर्स है उसमें जजमेंट डिग्री ऑर्डर उनसे अलग, मतलब उनसे भिन्न जो भी निर्णय होंगे और वो निर्णय जो डिग्री जो लोक प्रकृति की है वो यहाँ पे रिलेवेंट माने जाएंगे। ठीक है, तो कौन कौन से निर्णयों को छोड़कर जो सेक्शन 41 में बताएंगे उनको छोड़कर, मतलब उनसे भिन्न जो भी निर्णय होंगे और लोक प्रकृति के होंगे वो यहाँ पे रिलेवेंट माने जाएंगे। तो इतनी सी बात है, यहाँ पे क्या हमें याद करना है, 2 पॉइंट हमारे यहाँ पे हो गए। 1 पॉइंट हमारा क्या हो गया कि सेक्शन 41 में जो जजमेंट डिग्री वगैरह दी हुई है, जजमेंट डिग्री और जो ऑर्डर दिए हैं उनको उनसे अलग। ठीक है, और दूसरा पॉइंट हमारा क्या कहता है, लोक प्रकृति से, लोक प्रकृति के संबंध में है तो वो क्या होंगे, रिलेवेंट हो जाएंगे। ठीक है, और तीसरी बात एक हमें बताई गई है, लेकिन जैसे सेक्शन 41 में हमने बताया था कि ये जो जजमेंट होंगे सेक्शन 41 के 2 में हमने बताया था कि कोई कंक्लूसिव प्रूफ होगा, लेकिन सेक्शन 42 हमारा यहाँ पे कभी भी कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होगा। और ये कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होगा, इसके लिए कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होगा। ठीक है, ये बात क्यों कही है, इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है कि एक व्यक्ति का एक जगह से निकलने का मार्ग पे अधिकार था, दूसरा व्यक्ति कहता है उस चीज को मान लेता है, लेकिन अगर वही व्यक्ति सी से बोलता है कि यहाँ से तुम्हारा निकलने का मार्ग से निकलने का अधिकार था तो वो यहाँ पे डिनाई करता है। तो यहाँ पे क्या बात है, अगर ठीक है उस बोलने का, लेकिन लोक प्रकृति का नहीं, लोक प्रकृति का मामला है लेकिन ये कंक्लूसिव प्रूफ नहीं माना जाएगा। ठीक है, आप इसका इलस्ट्रेशन पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं सेक्शन 43 की, वेरी इंपॉर्टेंट, इसका इलस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है सेक्शन 43 का। सेक्शन 43 क्या कहता है, सेक्शन 41, सेक्शन 40, सेक्शन 41, सेक्शन 42 से भिन्न निर्णय कब रिलेवेंट होंगे। ठीक है, कौन कौन से, सेक्शन 40 क्या कहता है, सेक्शन 40, सेक्शन 41 एंड सेक्शन 42 से भिन्न निर्णय कब रिलेवेंट होंगे। ठीक है, तो ये कब रिलेवेंट होंगे, कब रिलेवेंट होंगे। ठीक है, तो सेक्शन 40, 41, 42 से भिन्न निर्णय इररिलेवेंट माने जाएंगे जब तक कि वे खुद ही एक फैक्ट इशू न बने या जब तक वे खुद ही जजमेंट के लिए काबिल ना हो। ठीक है, 2 पॉइंट आगे देंगे सेक्शन 43 में भी हमारे 2 पॉइंट आएंगे। सेक्शन 43 में 2 पॉइंट कौन से आएंगे, सेक्शन 43 में 2 पॉइंट आएंगे। एक तो आगे सेक्शन 40, 41 और 42 से भिन्न निर्णय यानी जजमेंट इररिलेवेंट होंगे।
लेकिन कब होंगे? जब वो खुद ही फैक्टिंग इश्यू बन जाए या जजमेंट के लिए काबिल बन जाए, ठीक है, तब वो फैक्टिंग इश्यू माने जाएंगे। देखिए वो एक दूसरे से रिलेवेंट नहीं होने चाहिए। जैसे मान लीजिए एक हम इलस्ट्रेशन इसका पढ़ लेते हैं, सेक्शन 43 का मोस्ट इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन है, मैं आप लोगों को उसको एक बार एक्सप्लेन करके बता देती हूँ। इसमें दिया हुआ है, आप पढ़िए इलस्ट्रेशन नंबर बी। का अपनी पत्नी का के साथ जात करने यानी कि करने के लिए खा का पूजन करता है। खा इस बात का प्रत्यय है। सीधी सी बात है, यहाँ पे इलस्ट्रेशन में यही समझाया गया है कि सेक्शन 40 और मतलब सेक्शन जो अडल्ट्री और जो उसकी वाइफ वाला जो मैटर है दोनों रिलेवेंट नहीं किए जा सकते। आपको जब आप अपना डायरेक्ट का इलस्ट्रेशन पढ़ेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा, मतलब दोनों ही फैक्ट इशू अलग अलग है तो दोनों को कैसे मिलाया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो इररिलेवेंट हो जाएगा। ओके, तो चलिए ये टॉपिक आज हमारा यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है। सेक्शन 40 से 44 एक चीज़ आप अपने दिमाग में बिल्कुल क्लियर कर लीजिए, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और इस टॉपिक को आपको समझने के लिए कम से कम 2-3 बार अपने बैरक को रिवाइज करना पड़ेगा। अगर आप 2-3 बार अपने बैरक से इस टॉपिक को पढ़ लेते हैं और उसके बाद थोड़ा सा ये वीडियो देख लेंगे तो आपको काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि मैं आपको बता दूँ यूपी जुडिशरी का आप पेपर नंबर 1999 खोल के देखेंगे तो उसमें जो 7 नंबर क्वेश्चन है वो यही पूछा हुआ है और वहाँ पे यही पूछा है कि पूर्व निर्णय से रिलेटेड पूरी चीज़ें पूछी गई है, उसमें आपको पूरा डिफाइन करना है सेक्शन 40 से 44 तक, ठीक है। तो सेक्शन 40 बहुत ईजी दोबारा बात करता है। सेक्शन 41 प्रोबेट विवाह नवाधिकरण दिवाला, इसमें जो भी बातें होगी वो कब इररिलेवेंट होंगी कब रिलेवेंट होंगी ये बताता है। सेक्शन 42 कहता है सेक्शन 41 के निर्णय को छोड़कर और जो लोक प्रगति के हैं वो कब रिलेवेंट होंगे, ठीक है। और ये निश्चय सबूत नहीं है, लेकिन सेक्शन 41 का 2 हमारा क्या होता है, वो निश्चय सबूत होता है। अब सेक्शन 43 आपसे कहता है कि सेक्शन 40, 41, 42 को छोड़कर 40, 41, 42 को छोड़कर निर्णय कब रिलेवेंट होंगे, वो सब निर्णय के अलावा जो भी निर्णय होंगे वो क्या होगा, वो इररिलेवेंट होंगे। इसका एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया, वो अडल्ट्री वाला और बी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, ठीक है। तो ये टॉपिक आपको पढ़ना है और आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी आया तो आप 2-3 बार इस वीडियो को रिमाइंड करके देखेंगे। जो मेरे फ्रेशर्स स्टूडेंट है उन लोगों को थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन जो पहले पढ़ चुके हैं उनको समझ में आ जाएगा। क्योंकि कभी भी हम किसी भी टॉपिक को पढ़ते हैं तो उसके लिए एक की पॉइंट्स हम बना लेते हैं, ठीक है। कोई भी सेक्शन हो आप अपने तरीके से, मैं ये नहीं कहती कि आप मेरे तरीके से, लेकिन किसी भी तरीके से उनके की पॉइंट्स निकालिए। अगर आपको की पॉइंट्स के थ्रू वो चीज़ लर्न हो जाएगी तो वो आपको हमेशा आंसर राइटिंग में हेल्प करेगी, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया हो, मेरे की पॉइंट्स आपके भी काम आए। थैंक यू सो मच फॉर टुडे। मिलते हैं आपसे फिर से एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।